बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग ज़बरदस्त तरीके से सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। और इससे पहले बहुत सी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पार्ट 1 में चर्चा किया था। आज हम आपसे बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का जो पार्ट 2 है उसे लेकर के आए हैं। बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत आपका समय नहीं जाएगा इसमें। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि ये जो सीरीज परिश्रम और सफलता के नाम से चल रही है, इसमें बच्चों का बहुत समय ना लेते हुए अच्छे अच्छे कंटेंट को जो इम्पोर्टेंट है उनके एग्जाम की दृष्टि से उसे दे दिया जाए, या एक सामान्य जानकारी समझ उनके अंदर विकसित की जा सके। ठीक है, आइए बुद्धि के पार्ट 2 को हम चालू करते हैं। बुद्धि के पार्ट 2 में हम लोगों ने जो बचे हुए सिद्धांत थे उसको भी ऐड किया है। इससे पहले हम लोगों ने जेपी गिलफोर्ड का संरचना सिद्धांत पढ़ा था, त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत पढ़ा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो बचा हुआ सिद्धांत था, तरल ठोस सिद्धांत। तरल ठोस सिद्धांत जिसको दिया किसने था? कैटल ने दिया था। हाँ, वही कैटल हैं जिन्होंने 16 पीएफ दिया था, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की चर्चा की थी। इन्होंने कहा हमारी बुद्धि में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक तरल है और एक है ठोस। तरल वाले से हम इन सब चीजों को सीखते हैं और ठोस वाले से हम इन सब चीजों को सीखते हैं। देखो, बहुत आपको इसमें प्रैक्टिकल नहीं करना है। ठीक है, हमने क्या कहा? तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। तरल, कैटल, ऐसे यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बुद्धि के कितने तत्व? 2 प्रकार के, एक कुछ चीजें तरल के रूप में, कुछ चीजें ठोस के रूप में। मतलब उनकी एक अनुमान था, बाकी तरल और ठोस कहीं होता नहीं। होगा तो फिर हम उसे माप लेंगे, तौल लेंगे। अमूर्त तरल की, अमूर्त ठोस की ये बात कर रहे हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 10 बार एग्जाम में पूछा गया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने तत्व बताए थे? 8 तत्वों की चर्चा इन्होंने की थी। अंतिम है पास मॉडल, जो इंडिया का है, जिसे सबसे पहले इंडियन ने मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम था पास सिद्धांत, जेपी दास। जेपी दास ने पास सिद्धांत दिया था। इस पास का मतलब लीडो से है। लीडो का मतलब जो हम लोग खेलते हैं गिट्टी, जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, उसे हम पास कहते हैं। लेकिन इस पास का अर्थ इन्होंने अलग अलग बताया। ठीक है, इन्होंने पासा से मत लगाइएगा उसका। ठीक है, इन्होंने जो पास मॉडल दिया, पी का अर्थ अलग है, ए का अलग है, एस का अलग है और एस का अलग है। ठीक है, इसे इन्होंने पी से प्लानिंग कहा, फिर ए से ये, एस से ये, एस से ये। इस प्रकार से इन्होंने 4 तत्व अपने बुद्धि के बताए। योजना, फिर क्या बताया? अवधान, प्रभाव प्रबोधन, फिर समकालिक, फिर अनुक्रमित। इस तरीके से इन्होंने पास मॉडल में 4 तत्व बताए बुद्धि के। पास मॉडल दिया किसने था? जेपी दास ने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने नहीं। अब हम आज की टॉपिक में पढ़ने वाले हैं बुद्धि परीक्षण और बुद्धि मापन। मतलब बुद्धि को परिभाषित कर लिए, बुद्धि से संबंधित सिद्धांत भी प्रस्तुत कर दिए। अब जरूरत थी बुद्धि के मापन की। हमने कहा कि बुद्धि के मापन से संबंधित सबसे पहला, देखिए, मानसिक शब्द या मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया था? आरबी कैटल ने किया था। कब? 1890 ईस्वी में। सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में साइमन बिने ने किया था। साइमन और बिने ने किया। ठीक है, मानसिक आयु संप्रत्यय 1908 से 11 में विकसित हुआ। मानसिक आयु शब्द के देखना, अभी यहाँ पे जो सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये देखिए, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। तो यही जो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सबसे पहली बार कब प्रयोग किया गया था? 1908 से 1911 ईस्वी में। ठीक है, फिर इसे संशोधित किया गया। इसकी जगह पे बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया गया। 1916 में टर्मन ने किया। बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था? स्टर्न ने 1912 ईस्वी में। ठीक है, ये सब टेट से संबंधित है, सीटेट से संबंधित नहीं है। लेकिन फिर भी बस इतना याद रखना कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? 1905 ईस्वी में साइमन बिने ने किया था। 1912 में, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1912 में C.H. राइस ने किया था। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1912 ईस्वी में C.H. राइस ने किया था। ठीक है, मानसिक आयु प्लस बुद्धि लब्धि
में क्या अंतर है हम आपको वो बताने चल रहे हैं। अब इसके सूत्र को पढ़ते हैं कि किस तरीके से बुद्धि लब्धि निकाली जाएगी या किस तरीके से मानसिक आयु निकाली जाएगी। बुद्धि लब्धि मतलब हमारी बुद्धि की उपलब्धि कितनी है, आईक्यू जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको हम एक फार्मूले से देखते हैं जिसे हम कहते हैं मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, है ना, इंटू 100। मानसिक आयु और वास्तविक आयु का मतलब क्या है? वास्तविक आयु का मतलब ये है जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। मानसिक आयु का मतलब किस लेवल की आपकी बुद्धि है। मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो 10 साल का है, लेकिन उसकी बुद्धि एक 18 साल के बच्चे की तरह काम करती है, तो उसकी जो वास्तविक आयु है वो तो 10 साल है, लेकिन जिस लेवल तक उसकी बुद्धि कार्य करती है 18 वर्ष के बच्चे की तरह उसकी बुद्धि कार्य करती है, 24 वर्ष के बच्चों की तरह उसकी बुद्धि कार्य करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानसिक आयु कहते हैं। अगर हमें मानसिक आयु पता हो 20 और वास्तविक आयु पता हो 10, तो हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं, है ना। 10 देखो 10 से यहाँ 10 और 20 इंटू 200 का मतलब 140 प्लस है। 140 प्लस है तो जाहिर सी बात है ये बहुत प्रतिभाशाली बालक होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये जो बुद्धि का क्लासिफिकेशन किया गया 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा किया गया। इसको याद रखिएगा, ये मजेदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धि का क्लासिफिकेशन 1916 में टर्मन के द्वारा किया गया। और बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्या था? शुरुआत कहां से किया? 70 से कम, फिर 71 से 80, 81 से 90, 91 से 110, 111 से 120, 121 से 130, 130 प्लस। यहां से पकड़िए 91 से 110 के बीच में जो था वो सामान्य बुद्धि का बालक था, ठीक है। जो 130 प्लस था वो प्रतिभाशाली था, जो 71 से कम था वो जड़ बुद्धि का था। अब देखिए प्रतिभाशाली और प्रखर एक जैसे मिल रहे हैं, तो प्रतिभाशाली के जस्ट नीचे 121 से 130 तक प्रखर को रख लीजिए और फिर तीव्र को यहां पर रख लीजिए। देखिए सामान्य में आधा न यहां पर है, आधा न यहां पर है। एक ट्रिक लगा सकते हैं, सामान्य के नीचे 81 से 90 के बीच में मंद, फिर जड़ तो नीचे है ही और अल्प वाले को बीच में रख दीजिए। इस प्रकार 7 प्रकार का क्लासिफिकेशन किसने किया? टर्मन ने किया 1916 ईस्वी में। अब इनका परसेंटेज भी देख लीजिए। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्लास में 2%, जो प्रखर बुद्धि वाले 7%, तीव्र बुद्धि वाले 16% और सामान्य बुद्धि वाले 50%। तो एक प्रश्न और देखा जा सकता है, किसी भी क्लास में सर्वाधिक संख्या किन बच्चों की होती है? तो किसी भी क्लास में सर्वाधिक संख्या 50% अर्थात सामान्य बुद्धि के बालकों की होती है। जस्ट उसी का उल्टा, जितना तीव्र बुद्धि का बालक था उतना ही मंद बुद्धि का, जितना प्रखर बुद्धि का था उतना ही अल्प बुद्धि वाला, जितना प्रतिभाशाली बुद्धि का परसेंटेज था वही जड़ बुद्धि का। इट मीन्स कहने का मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली इज इक्वल टू जड़ बुद्धि, है ना। देखो प्रतिभाशाली इज इक्वल टू जड़, किसमें? संख्या में, परसेंटेज में 2% इसका भी है और 2% इसका भी है। अब जब आपको हम समावेशी शिक्षा पढ़ाएंगे तो समावेशी शिक्षा में एक शब्द बताएंगे जिसे कहते हैं विशिष्ट बालक। उसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में ऐसे बच्चे आते हैं जिनका परसेंटेज कितना हो? 2, अर्थात प्रतिभाशाली भी विशिष्ट बालक में आता है और जड़ बुद्धि का बालक भी विशिष्ट में आता है। ये आपको हम कब बताएंगे? जब समावेशी शिक्षा पढ़ाएंगे तब। फिलहाल अभी आपको इतना ही समझना है कि जो टर्मन ने 1916 में क्लासिफिकेशन किया वो किस प्रकार से किया। अब देखिए टर्मन का क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब हमने आपसे कहा कि जो बुद्धि का परीक्षण है, मापन हो गया, है ना। बुद्धि का जो परीक्षण है या मापन है उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? हमने कहा बुद्धि का जो परीक्षण है वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। व्यक्तिगत 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। जब प्रश्न शब्दों में पूछे जाएं, उत्तर भी शब्दों में दिए जाएं तो उसे शाब्दिक कहते हैं, लेकिन व्यक्ति अकेला होना चाहिए। जब व्यक्ति अकेला हो
चित्रों में संकेतों में प्रश्न पूछे जाएं, जवाब भी चित्रों और संकेतों में दिया जाए तो उसे अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। अगर कई व्यक्ति समूह में हैं, प्रश्न शब्दों में पूछा जा रहा है, जवाब भी शब्दों में दिया जा रहा है तो शाब्दिक। कई व्यक्ति एक साथ हैं और चित्रों में संकेतों में प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब भी चित्रों संकेतों में दिया जा रहा है तो ऐसा ये कौन सा परीक्षण होगा? सामूहिक और अशाब्दिक। कहने का मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका में परीक्षण किया जा रहा था, सेना की कमी हो गई तो अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण दो प्रकार से किया गया। अल्फा क्या था? शाब्दिक था। बीटा क्या था? अशाब्दिक था। ऐसा कहा जाता है कि अल्फा जो था वो पढ़े लिखे सेनानियों का समूह था और बीटा जो था वो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी या ऐसे थे जो अनपढ़ प्रवृत्ति के थे, है ना। ऐसे सैनिक जो अनपढ़ प्रवृत्ति के थे उनका संबंध बीटा परीक्षण से, और जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, उनका संबंध अल्फा परीक्षण से किया गया। तो ये जो परीक्षण किया गया बुद्धि का अल्फा और बीटा के रूप में भी किया गया, व्यक्तिगत और सामूहिक के रूप में भी किया गया। अब आप देखिए जो व्यक्तिगत परीक्षण है उस पर कितने लोगों ने काम किया और जो सामूहिक परीक्षण है उस पर कितने लोगों ने काम किया। एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। साइमन बिने ने जो परीक्षण किया वो व्यक्तिगत था, एक एक लोगों पर किया। स्टैनफोर्ड टर्मन परीक्षण भी किया गया व्यक्तिगत में। भाटिया परीक्षण जिसमें 5 सब लेवल हैं, 5 उपस्तर हैं। डेविड वैसलर परीक्षण भी व्यक्तिगत है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया कि भाटिया परीक्षण संबंधित है, या आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत है। तो सबसे पहला हमने लिखा भाटिया, दूसरा हमने लिखा जलोटा, तीसरा हमने लिखा टंडन और चौथा हमने लिखा मेहता। हमने कहा आपसे निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, तो आप खुद बताइए ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है। जाहिर सी बात है कौन सा है? ए वाला। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सामूहिक परीक्षण देखिए, सामूहिक परीक्षण में जलोटा, टंडन और मेहता 3 व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा। ए नंबर पे जलोटा, बी नंबर पे टंडन और 3 नंबर पे मेहता का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे जरूर आप याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि अवधारणा पिछले देखो एक शब्द यूज किया गया था शैक्षिक लब्धि, ये आ सकता है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा पिछले बच्चों के लिए किसने, जब मैं नोट करके कोई चीज लिखता हूं तो आप ये समझिए ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो शैक्षिक लब्धि शब्द का प्रयोग पिछड़े बच्चों के लिए किसने किया था? सिरिल बर्ट ने किया था। ठीक, सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक, हाँ ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने इस क्लास में सबसे पहले जो सिद्धांत छूटे हुए थे उसकी चर्चा की, 9वां, 10वां, 11वां, फिर उसके बाद बुद्धि परीक्षण से संबंधित कुछ वन लाइनर पढ़े, फिर हमने बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पढ़ा। एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को। फिर देखिए टर्मन का क्लासिफिकेशन बुद्धि का, इसको भी ध्यान रखिए। फिर हमने परीक्षण से संबंधित चर्चा की, व्यक्तिगत और सामूहिक, अल्फा बीटा, और व्यक्तिगत और सामूहिक के नाम भी आपको हमने बताए। तो हमने बुद्धि के टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे पेडागोजी के किसी सेक्शन को लेकर के, या कोई महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के, सृजनात्मकता हो सकता है या कुछ और हो सकता है, समावेशी शिक्षा हो सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।